ग्रामीण, शहरी और आदिवासी मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, साहित्य और भाषाएं, बोलियां, यूपी के सामाजिक रीति रिवाज, मतलब ये सब टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर में। उत्तर प्रदेश के मेले। भारत दुनिया भर में एक जीवंत उत्सव भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ भारत के हर शहर में उच्च भावना के साथ मनाए जाने वाले विभिन्न मेलों और त्योहारों के उत्सव के दौरान भारत की संस्कृति और जीवन को देखा जा सकता है। कुल मिलाकर भारत में साल भर त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है। भारत में प्रमुख उत्सवों में होली, ईद, क्रिसमस, दीपावली, पुष्कर मेला, गणपति महोत्सव, नवरात्रि, कुंभ मेला, गणतंत्र दिवस, पोंगल, ओणम, सूरज कुंड मेला, गोवा कार्निवाल, स्नेक बोट रेस और बहुत कुछ शामिल हैं। और ये मेले और त्यौहार भारत के विविध क्षेत्रों, धर्मों और समुदायों को प्रकट करते हैं। सभी भारतीय मेलों और त्योहारों में प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की संस्कृति, जीवन शैली, भाषा और धर्म के अनुसार बहुत विविधता होती है। जैसे दुर्गा पूजा, नवरात्रि पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, गोवा कार्निवाल, गोवा में क्रिसमस और नया साल, पुरी का कार महोत्सव, राजस्थान में पुष्कर मेला, केरल में सर्प नौका मेला, उत्तर भारत में होली, हरिद्वार और प्रयागराज में कुंभ मेला, दिल्ली में गणतंत्र दिवस। दिवाली वह त्यौहार है जो पूरे भारत में लगभग एक ही भावना के साथ मनाया जाता है। मेले उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। हर साल उत्तर प्रदेश में कई मेलों का आयोजन किया जाता है। अधिकांश मेले मथुरा जिले 86, उसके बाद कानपुर 80, हमीरपुर 79, झांसी 78, आगरा 72 और फतेहपुर 70 जिलों में आयोजित किए जाते हैं। पीलीभीत जिला राज्य में सबसे कम मेलों का आयोजन करता है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों की चर्चा नीचे की गई है। बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला अक्टूबर और नवंबर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बटेश्वर में आयोजित किया जाता है और यह आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भगवान शिव की पूजा करके यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने का स्थान है। पशुधन व्यापार में भाग लेना एक रोमांचकारी अनुभव है। मंदिर परिसर में भगवान शिव को समर्पित 100 से अधिक मंदिर हैं। मंदिर नदी के किनारे अर्धचंद्राकार वक्र के साथ पंक्तिबद्ध है और कई में घाटों का उपयोग सीढ़ियाँ हुआ है जो नदी तक जाती है। भगवान कृष्ण की माँ की जन्मस्थली कहे जाने वाले बटेश्वर के बारे में कई मिथक और किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। भगवान कृष्ण के दादा, इसके संस्थापक राजा सूरज सेन के सम्मान में कई प्राचीन ग्रंथ इसे सूरजपुर कहते हैं। बटेश्वर हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे धामों के पुत्र के रूप में जाना जाता है। हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले सभी 4 धर्मों, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम दक्षिण में द्वारका, पश्चिम और पूर्व में जगन्नाथपुरी के बाद यहाँ पर एक बार जाना चाहिए। बटेश्वर 22वें जैन तीर्थंकर नेमीचंद का जन्म स्थान भी है और जैन भक्तों दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
तीर्थंकर को समर्पित बटेश्वर और इस स्थान से 3 किमी दूर सौरीपुर में कई सुंदर और जटिल नक्काशीदार जैन मंदिर हैं। कैलाश मेला। आगरा से 12 किलोमीटर दूर कैलाश में आयोजित एक और धार्मिक मेला अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। यह मेला भगवान शिव के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस स्थान पर एक पत्थर के लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव के पत्थर के लिंगम के रूप में प्रकट होने का जश्न मनाने के लिए अगस्त सितंबर में त्यौहार का आयोजन किया जाता है। इस मेले में आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। कुंभ शब्द संस्कृत शब्द कुंभ से लिया गया है, जिसका अर्थ है बर्तन या घड़ा, और मेला का अर्थ है त्यौहार। यही कारण है कि इसे घड़ा उत्सव के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेले का इतिहास सभ्यता से भी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों ने अमृत के घड़े के लिए लड़ाई की, और यह लड़ाई 12 दिन और 12 रातों तक चली। इस दौरान घड़े से 4 बूंदें 4 स्थानों पर छलक गईं। यह स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार होता है और इन 4 स्थानों के बीच घूमता है। प्रत्येक 12 वर्ष के चक्र में प्रयागराज में आयोजित एक भव्य मेला, महाकुंभ मेला शामिल है। नासिक में मेला फागुन और चैत्र, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में, वैशाख मई के माह में उज्जैन में, और श्रावण जुलाई माह में नासिक में आयोजित किया जाता है। देश विदेश से श्रद्धालुओं की भागीदारी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला बना दिया है। उच्चतम धार्मिक अधिकारी और ज्योतिषी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद खगोलीय रूप से महाकुंभ की उचित तिथि निर्धारित करते हैं। नियमित कुंभ मेला हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। अर्ध यानी कि आधा कुंभ मेला हर 6 साल में हरिद्वार और इलाहाबाद, प्रयाग में आयोजित किया जाता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों पर ग्रहों की चाल पर प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। प्रयाग में 144 साल बाद 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ मेला मनाया गया। गंगा महोत्सव, वाराणसी। गंगा उत्सव नदी की पूजा करने के लिए वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। पवित्र गंगा के तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धुनों के साथ गंगा महोत्सव का माहौल एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। गंगा महोत्सव हस्तशिल्प की दुनिया के लिए सबसे व्यापक झरोखों में से एक है। शहरी हाट, सांस्कृतिक संकुल और चौका घाट पर 10 दिवसीय शिल्प बाजार, राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के 20 से अधिक राज्यों के कारीगर अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प का प्रदर्शन करने के लिए भाग लेते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां खरीदार सीधे उत्पादकों के साथ बातचीत करते हैं। कंपील मेला, फर्रुखाबाद के कंपील या काम्पिल्य गांव में इस जैन मेले का आयोजन किया जाता है। यह शहर कभी राजा द्रुपद, महाभारत की रानी द्रौपदी के पिता की राजधानी था। प्रसिद्ध शहर को 13वें तीर्थंकर ब्राह्मण विमल नाथ के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है और एक बार भगवान महावीर ने इस स्थान पर पदार्पण किया था।
मार्च में गंगा नदी के तट पर यहाँ 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी मेला मथुरा। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू मेला है जो विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। यह हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन अष्टमी को मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त और सितंबर के साथ ओवरलैप होता है। यह विशेष रूप से हिंदू धर्म की वैष्णववाद परंपरा में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। भागवत पुराण जैसे कृष्ण लीला रास लीला के अनुसार कृष्ण के जीवन के नृत्य नाटक का अभिनय आधी रात के मध्य से भक्ति गायन जब कृष्ण का जन्म माना जाता है। उपवास एक रात्रि जागरण और एक त्यौहार महोत्सव अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक हिस्सा है। यह विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। साथ ही मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले प्रमुख वैष्णव और गैर सांप्रदायिक समुदायों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव मनाया जाता है। यह उस अवसर की स्मृति में मनाया जाता है जब नंद बाबा ने जन्म के सम्मान में समुदाय को उपहार वितरित किए। सरधना ईसाई मेला मेरठ। मेरठ में सरधना ईसाई मेले का आयोजन किया जाता है। बेगम समरू द्वारा निर्मित सरधना चर्च उत्तर भारत के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। यह एंटोनी रेघेलिनी द्वारा इतालवी वास्तुकला पर बनाया गया है। यह विसेंजा के मूल निवासी रेघेलिनी के लिए पलाडियो के स्पर्श के साथ रोम में सेंट पीटर का संयोजन है और इसमें भारतीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। मुख्य वेदी और आसपास के क्षेत्र ताजमहल के समान पत्थरों से बनाया गया है। आंतरिक सज्जा भी बहुत सुंदर है। इसका अधिकांश भाग संगमरमर से बना है। यह गुंबद में स्थापित एक अष्टकोणीय सेट के माध्यम से प्रकाशित होती है, जिसमें ये सूर्य की किरणें अंदर आती हैं। सरधना में आपको बेगम की सबसे उल्लेखनीय संरचना का ही लाभ उठाना चाहिए। तडोलिनी ने इसे बेगम के दत्तक उत्तराधिकारी के पहल से करेरा मार्बल से बनवाया था। यह सभी धर्मों के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान है। खासकर मेले के दौरान कई लोग कार्निवाल में भाग लेने के लिए इस स्थान पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेला स्थान: नकटैया मेला वाराणसी, दशहरा मेला आगरा, मथुरा, यह पूरे राज्य में मनाया जाता है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन, देवछठ मेला दाऊजी, मथुरा। लक्ष्मैया होली मेला बरसाना, मथुरा। माकनपुर मेला फर्रुखाबाद, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद, नैमिषारण्य मेला नैमिषारण्य, सीतापुर। सैयद सालार मेला बहराइच, देवी पाटन मेला बलरामपुर, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, परिक्रमा मेला मिश्रिख निमसार, सीतापुर, अयोध्या, और गोविंद साहब मेला अतरौलिया, आजमगढ़। बाल सुंदरी मेला अनूपसर, बुलंदशहर। कालिंजर मेला बांदा, गढ़ मेला गढ़मुक्तेश्वर। मेलों का महत्व: अपनी संस्कृति को जानना। त्योहारों के दौरान खुशियां बांटने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यह उन्हें उदारता और विनम्रता का महत्व सिखाता है। लोग जो कुछ भी प्राप्त करते हैं
उसके लिए आभारी होना भी सीखते हैं और उन्हें अपने बच्चों को परंपराओं और संस्कृति के बारे में सिखाने में मदद मिलती है। त्योहार किसी की संस्कृति को समझने का एक शानदार तरीका है। सामाजिक मेल मिलाप है। उत्सव की खुशी फैलाने के लिए लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं। जब लोग कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को दान या उपहार देने में भाग लेते हैं तो वे उन लोगों को साझा करना और उनकी देखभाल करना सीखते हैं जो उनकी मदद के बिना त्योहारों को मनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ज्ञान। उत्सव और त्योहारों का आयोजन दुनिया में अपनी जड़ों के बारे में सिखाता है और लोगों को अपने देश और संस्कृति पर गर्व करता है। उत्सव और त्योहारों के दौरान अतीत की कहानियाँ बच्चों को अतीत के बारे में सिखाने के लिए आगे आती है और उन्हें पीढ़ियों के माध्यम से उत्सव के महत्व को समझने में मदद करती है। साथ का एहसास। इन दिनों त्योहारों का महत्व छुट्टियों के ही लिए है। हालांकि पहले एक त्यौहार का मतलब था कि पूरा शहर एक जगह इकट्ठा होगा और एक बड़ा उत्सव होगा। एक त्यौहार का मतलब था कि हम सुबह 4 बजे बहुत सक्रिय रूप से उठे और पूरे घर में बहुत सी चीज़ें होती थीं। सांस्कृतिक पर्यटन। उत्तर प्रदेश के मेले जैसे कुंभ मेला, बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, गंगा महोत्सव, वाराणसी काम्पिल मेला, कंपिल और महाकुंभ आदि भी सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश के त्योहार। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक, पारंपरिक और पौराणिक संपदा से समृद्ध है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे लोकप्रिय राज्यों में से एक है जो त्योहारों और परंपराओं से भरा हुआ है। अपने 40 भव्य त्योहारों और लगभग 2250 मेलों के साथ उत्तर प्रदेश को देश के सबसे रंगीन राज्यों में माना जाता है। राज्य के उत्सव पूरे भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मकर संक्रांति। वेदों के अनुसार संक्रांति सूर्य की एक राशि चक्र से दूसरी राशि में जाने की व्याख्या करती है। अतः एक वर्ष में 12 संक्रांति होती हैं। मकर संक्रांति को पौष संक्रांति माना जाता है जो सबसे शुभ होती है। यह त्यौहार सौर चक्र के अनुरूप है। इस पर्व के दौरान लोगों को जल्दी सूर्योदय से ठीक पहले उठकर स्नान करना चाहिए ताकि दिन की शुरुआत सकारात्मक और शुभ हो। गायत्री मंत्र का जाप करके और अर्घ्य देकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। देवताओं को चढ़ाए गए ताजे कटे हुए अनाज का सेवन करने और फिर व्यक्ति द्वारा खाए जाने का समय होता है। आयुर्वेद इस दिन खिचड़ी खाने में विश्वास करता है क्योंकि यह एक हल्का और आसानी से पचने वाला व्यंजन है। महाशिवरात्रि। चंद्र मास का 14वां दिन या अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में होने वाली सभी शिवरात्रियों 12 में महाशिवरात्रि जो फरवरी मास में होती है सबसे पवित्र और आध्यात्मिक महत्व की है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस तरह से दिखाई देता है कि मनुष्य में ऊर्जा का प्राकृतिक उत्थान होता है। होली और लट्ठमार होली। मथुरा से 48 किलोमीटर दूर बरसाना में लट्ठमार होली मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण राधा और उनकी सखियों यानी कि गोपियों के साथ होली खेलने के लिए अपने दोस्तों गोपों के साथ बरसाना जाते थे। खेलते समय गोपियों द्वारा गोपाओं का उनके हाथों में
लाठी बांस लेकर पीछा किया गया। इससे बरसाना की लट्ठमार होली का उदय हुआ। यह त्यौहार श्री राधा रानी को समर्पित लाडली जी मंदिर में सूखे और गीले रंग के साथ मनाया जाता है। बलदेव मथुरा से 20 किलोमीटर दूर बलराम के नाम पर शहर और नंदगांव बरसाना से 7 किलोमीटर में भी होली मनाई जाती है। महावीर जयंती जैन परंपरा और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर का जन्म चैत्र मास के 13वें दिन मनाया जाता था, जो हिंदू कैलेंडर में है। उनके माता पिता राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला ने उन्हें वर्धमान नाम दिया। यह त्यौहार महावीर की शिक्षाओं की मदद से सद्भाव और शांति लाने के लिए मनाया जाता है। रथ के शीर्ष पर बड़े करीने से भगवान महावीर की मूर्ति को रखकर एक रथ यात्रा निकाली जाती है। जैन मंदिरों का श्रृंगार झंडों से किया जाता है। जैन लोग इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र भेंट करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इस दिन सिद्धार्थ गौतम के जन्म का जश्न मनाया जाता है, जो बाद में बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के रूप में जाने गए। संस्कृत में पूर्णिमा शब्द का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा, जो बताता है कि इसे पूर्णिमा के दिन क्यों मनाया जाता है, और जयंती का अर्थ है जन्मदिन। निर्वाण या ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध नाम उन्हें दिया गया। इसे हिंदू या बौद्ध चंद्र कैलेंडर में वैशाख के महीने के दौरान मनाया जाता है। दशहरा विजयादशमी, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है। विजयादशमी नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है दशमी के दिन विजय। दशमी एक हिंदू कैलेंडर माह का 10वां चंद्र दिवस है। यह देवी दुर्गा की 9 दिनों की पूजा के बाद मनाया जाता है। 10वें दिन के समारोह को कुल्लू दशहरा के रूप में जाना जाता है, जो भगवान राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक है। यह कुल्लू घाटी के अत्यंत लोकप्रिय त्यौहार के रूप में चिन्हित है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य उत्सव द्वारिकाधीश मंदिर में किया जाता है। झूला और घाट श्रावण घाट के पूरे महीने के दौरान होते हैं और उत्सव की अनूठी विशेषता है जो पूरे महीने चलती है। पूरे मंदिर को घाटों के समान रंग में सजाया जाता है, यहाँ तक कि देवताओं को भी एक ही रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। जुड़वा शहर मथुरा और वृंदावन इस त्यौहार को समान महत्व के साथ मनाते हैं। इस पवित्र शहर में भगवान कृष्ण को समर्पित 400 से अधिक मंदिर हैं। कुछ प्रमुख मंदिर बांके बिहारी रंगाजी, श्री कृष्ण बलराम और गोपीनाथ हैं। इस मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति एक कमरे में है, जिसे गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव 2 दिनों तक चलता है, जिसमें वे अपना पहला दिन एक दिन का व्रत रहकर मनाते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म समय के बाद आधी रात को जश्न मनाते हैं। दूसरा दिन उत्सव और दावत का दिन भी है। मथुरा का पूरा शहर भगवान कृष्ण के नाम के गायन, नृत्य और मंत्रोच्चार से भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा होता है। नवरात्रि नवरात्रि हिंदू त्यौहार जहाँ 9 का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। यह शरद ऋतु के दौरान लगातार 9 रातों में मनाया जाता है। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार यह उत्सव पूरे क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, लेकिन त्यौहार का मुख्य विषय बुराई पर अच्छाई की जीत है।
हालांकि नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित है। दक्षिण भारत के कुछ राज्य इसे ज्ञान की देवी सरस्वती जैसे अन्य हिंदू देवताओं को भी समर्पित करते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को उनके विभिन्न रूपों और अवतारों जैसे महिषासुरमर्दिनी, बाला त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, अन्नपूर्णा, काली, कनक दुर्गा, लक्ष्मी सरस्वती और गायत्री देवी के रूप में सजाया जाता है। 10वें दिन के उत्सव को कुल्लू दशहरा के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती को गुरु नानक के प्रकाशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुरु नानक के जन्म का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। सिख धर्म में यह त्यौहार 10 सिख गुरुओं की वर्षगांठ के इर्द गिर्द घूमता है। ये गुरु सिखों की मान्यताओं को आकार देने के लिए उत्तरदायी थे। उनके जन्मदिन, जिन्हें गुरुपूरब के रूप में जाना जाता है, समुदाय के बीच उत्सव और प्रार्थना के अवसर होते हैं। गुरु नानक जयंती को प्रार्थना जुलूसों, भजनों, मुफ्त मिठाइयों, मार्शल आर्ट, गतका और सामुदायिक सेवाओं के साथ मनाया जाता है। दिवाली। दिवाली रोशनी का त्यौहार भारत का सबसे बहुप्रतीक्षित और मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह पर्व 5 दिनों का उत्सव है। उत्सव के तीसरे दिन दिवाली उत्सव की प्रमुख रस्में होती हैं। अंधेरे पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। उपमहाद्वीप में मानसून के आगमन के बाद दिवाली एक फसल के बाद का त्यौहार है। यह अश्विन अमंता परंपरा के अनुसार और कार्तिक, मध्य अक्टूबर और मध्य नवंबर के बीच के हिंदू चंद्र महीनों के दौरान मनाया जाता है। दिवाली समृद्धि और धन की देवी लक्ष्मी का त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दौरान देवी लक्ष्मी सभी के पास आती हैं, जिससे शांति और समृद्धि आती है। दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा शाम को की जाती है। सभी घरों में सूर्यास्त के बाद पारंपरिक पूजा की जाती है। घर के चारों ओर दिए और मोमबत्तियां जलाना, अच्छे स्वास्थ्य और धन की कामना करने के लिए लक्ष्मी गणेश की पूजा करना और पटाखे फोड़ना इस त्यौहार के प्रमुख अनुष्ठान हैं। लोग एक दूसरे से प्यार और स्नेह दिखाने के लिए दिवाली के उपहार साझा करते हैं। स्वादिष्ट भोजन के साथ एक अनूठा और भव्य दावत, जिसमें अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ शामिल हैं, इस अवसर का विशेष आकर्षण है। ईद उल फितर। ईद उल फितर रमज़ान के पवित्र महीने के ख़त्म होने का प्रतीक है, जिसके दौरान मुसलमान भोर से सूर्यास्त तक उपवास करते हैं। इसका अर्थ है व्रत तोड़ने का त्यौहार और इसे कृतज्ञता, क्षमा और सुधार करने का समय माना जाता है। ईद उल फितर नए वर्धमान चांद के पहली बार देखे जाने के साथ शुरू होता है, जिसका अर्थ है कि तारीखें भौगोलिक स्थिति के आधार पर साल दर साल और देश से देश में थोड़ी भिन्न होती है। ईद उल फितर को मीठी ईद के रूप में भी जाना जाता है और प्रत्येक देश में विशेष रूप से उत्सव के लिए तैयार किए गए पारंपरिक मीठे व्यवहार होते हैं। ईद उल फितर एक खुशी का अवसर है और इस्लामी धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन मुसलमान अपना रोज़ा समाप्त करते हैं। रमज़ान के दौरान उन्हें स्वास्थ्य और प्रतिरोध प्रदान करने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, विशेष व्यंजन तैयार करते हैं, दान करते हैं और अपने प्रियजनों के साथ मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार। धर्म समारोह। हिंदू बसंत पंचमी, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, तीज, करवा चौथ, अमावस्या,
अनंत चतुर्दशी, देवोत्थान एकादशी आदि। मुसलमान 12 वफ़ात, शब-ए बारात, मुहर्रम आदि। सिख बैसाखी, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस आदि। ईसाई गुड फ्राइडे, क्रिसमस और नए साल का दिन। दिवाली भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पश्चिमी देशों में क्रिसमस की तरह एक राष्ट्रीय त्यौहार है, लेकिन यह कुछ गैर हिंदू समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। दिवाली अक्टूबर या नवंबर में आती है। उत्सव 5 दिनों तक चलता है और वे बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, ओणम, पोंगल, महाशिवरात्रि, बिहू, बैसाखी, छठ पूजा, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, दुर्गा पूजा, ईद उल फितर, गणेश चतुर्थी भारत में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार हैं। उत्तर प्रदेश का संगीत। उत्तर प्रदेश महान संतों और साधुओं की भूमि रहा है और यहाँ पर प्राचीन भजनों और मंत्रों की गायन ने आवश्यक संगीत परंपरा रखी, जो एक संगीत परंपरा में विकसित हुई है। आगंतुकों को लुभाने के लिए राज्य में विभिन्न प्रकार की शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय और लोक शैलियाँ हैं। इसके अलावा राज्य इस कला के कुछ सबसे बहुमुखी और लोकप्रिय उस्तादों का घर है। यह राज्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पूर्वैया अंग का गढ़ है। पूर्वैया अंग का गढ़ है। इस इकाई का केंद्र वर्षों से वाराणसी या बनारस रहा है। मध्यकाल में संगीत की 2 अलग अलग धाराओं का उदय हुआ। एक दरबारी संगीत था जिसे आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बांदा और दतिया जैसे दरबारों में संरक्षण मिला। दूसरी भक्ति पथ से उभरने वाले धार्मिक परंपरा थी, जो मथुरा, वृंदावन और अयोध्या जैसे केंद्रों में पनपी और फली फूली। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कत्थक के जादूगर बिरजू महाराज, तबला वादक किशन महाराज, महान बाबा अलाउद्दीन खान और उनके शिष्य पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान, गज़ल गायिका बेगम अख्तर, रसूलन बाई, गिरिजा देवी और कई अन्य ने यहाँ रहकर अपनी कला का अभ्यास किया है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का संगीत कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, अभिनव गुप्त और हरिपाल आदि संगीतकारों द्वारा विकसित किया गया था। मध्यकाल, इस काल में संगीत की कला 2 रूपों में विकसित हुई, अर्थात भक्ति परंपरा और राजाओं के संरक्षण से विकसित दरबारी परंपरा संगीत। वल्लभाचार्य, मंदिरों में संगीतमय भजन। महान संगीतज्ञ आचार्य स्वामी हरिदास ध्रुपद धमार, वे संगीत सम्राट तानसेन, गोपाल रामदास, दिवाकर पंडित और बैजू बावरा के गुरु थे। ताज बेगम ध्रुपद धमार, वे ब्रज भाषा की कृष्ण भक्ति धारा की प्रसिद्ध गायिका हैं। राम पदरथ बरेली, अयोध्या नरेश ददुआ, अमीर खुसरो, उन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया। खुसरो ने ख्याल गायन को बढ़ावा दिया और फारसी और ध्रुपद संगीत कला को शामिल किया। मसीद खान सितार वादन, सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर बड़ा ख्याल और टप्पा शैली का चलन शुरू किया। आधुनिक काल, नवाब वाजिद अली शाह के अवध के दरबार में संगीत कला का विकास हुआ। उन्होंने अख्तर पिया नाम से एक बंदिश तैयार की। वह रहस्य नृत्य में कृष्ण का अभिनय करते थे। हाजी सुल्तान ने ख्याल गायकी का एक नया रूप विकसित किया। ये तानसेन के दामाद थे।
नियामत खां सदानंद ने ख्याल गायन को शास्त्रीय रूप में परिवर्तित किया। मियां सोरी ने प्रसिद्ध टप्पा संगीत शैली की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना नवंबर 1963 में लखनऊ में हुई थी। यह बॉलीवुड, हिप हॉप आदि की विभिन्न कक्षाओं का संचालन करता है। अभिनय कला, संगीत और नाटक का शीर्ष निकाय है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत घराने। आगरा घराना। आगरा को वास्तुकला की भव्यता के शहर के रूप में जाना जाता है। बादशाह अकबर के संरक्षण में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ, इसलिए घराने की अवधारणा का तात्पर्य एक विशिष्ट गायन शैली से है, जहां रागों के मूल संकेत समान रहते हैं, जिन्हें घराने के बाद विशेष शैली के अनुसार गाया जाता है। आगरा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। ख्याल गायकी के क्षेत्र में उस्ताद घग्गे खुदा बख्श को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, जिन्होंने ख्याल गायकी की अपनी शैली को प्राप्त करने के लिए पुरानी शैली को बदल दिया। ग्वालियर घराने को ख्याल परंपरा का जनक माना जाता है। हालांकि माना जाता है कि उन्होंने ख्याल को लखनऊ से आयात किया था। नवाब आसफुद्दौला के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी संगीतकार गुलाम रसूद ने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। आगरा घराना मूल रूप से ध्रुपद परंपरा से जुड़ा था, जहां ख्याल गायकी को बाद में पेश किया गया था। यह नौहर बानी से जुड़ा हुआ है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के काल से अस्तित्व में माना जाता है। आगरा घराने का पहला रिकॉर्ड किया गया संगीत इसकी प्रसिद्ध सदस्य जोहराबाई अग्रवाली द्वारा किया गया था। वह उस्ताद शेर खान, उस्ताद कल्लन खान और उस्ताद महबूब खान की शिष्या थीं। ऐसा कहा जाता है कि जोहराबाई की गायकी भी ग्वालियर परंपरा के करीब थी। उन्हें ठुमरी और गज़ल गाने के लिए भी जाना जाता था, जो उन्होंने ढाका के अहमद खान से सीखा था। राग रूप को लेकर आगरा और जयपुर घराने खास थे। आगरा घराने के उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक उस्ताद फैयाज खान थे। उन्हें ख्याल गायकी में आलाप और विस्तार की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने ध्रुपद को ख्याल गायन के साथ जोड़ा, जो उनकी एक विशेषता थी। वह बड़ौदा के महाराज सर सयाजी राव गायकवाड़ III के दरबारी संगीतकार थे। किराना घराना। संस्थापक अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। प्रतिपादक सवाई गंधर्व गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, हीराबाई बड़ोदेकर, बसव राजगुरु, रसिकलाल अंधारिया, प्रभा अत्रे, फिरोज दस्तूर, सरस्वती राणे, जितेंद्र अभिषेकी और नचिकेता शर्मा। किराना घराने में लय के बजाय माधुर्य पर जोर दिया। भीमसेन जोशी इस घराने के सबसे लोकप्रिय कलाकार हुए हैं, क्योंकि उन्होंने राग के साथ गुण का संयोजन किया है। उनके शिक्षक सवाई गंधर्व के शिक्षक अब्दुल करीम खान और अग्रणी और किराना घराने के संस्थापक थे। भीमसेन जोशी ने शानदार ढंग से रूप के लिए शास्त्रीयता के साथ भावना की रोमांटिक तीव्रता को जोड़ा है। रामपुर घराना यह भारत के महानतम घरानों में नवीनतम और अंतिम है। बहादुर हुसैन और आमिर खान द्वारा स्थापित आलाप, ध्रुपद, नाटक और वाद्य संगीत के प्रयोग में कुछ विशेष आकर्षण इसकी विशेषता थी, जो भारत में कहीं नहीं मिलते थे। अतरौली घराना। इस घराने के संस्थापक जूनागढ़ रियासत के 2 भाई थे, जिनके नाम काले खान और चंद खान थे। अलीगढ़ जिले का अतरौली कस्बा अनेक गायकों के लिए प्रसिद्ध रहा। यह घराना ध्रुपद और ख्याल गायन शैली पर आधारित है।
दुल्लू खान और छज्जू खान उनके पूर्व गायक थे, जो ध्रुपद धमार के प्रसिद्ध गायक थे। इस घराने के महत्वपूर्ण गायक गुलाम गौज खान, भूपत खान, हसू खान, दौलत खान, अल्लादिया खान, केसर बाई, केरकर, किशोरी अमोनकर, रत्नाकर पाई, पद्मावती, भोंगू बाई, मल्लिकार्जुन मंसूर, शालीग्राम गोखले आदि हैं। कानपुर घराना। इस घराने के प्रभावशाली गायक उस्ताद बहादुर हुसैन खान और उस्ताद अमीर खान, उस्ताद वजीर खान, उस्ताद नजीर खान, उस्ताद इनायत हुसैन खान आदि हैं। बनारस घराना। इस घराने की स्थापना काशी वाराणसी के शासक काशीराज ने की थी, जिसने कई प्रसिद्ध संगीतकारों को संरक्षण दिया था। इस घराने के कलाकार हिंदू राजाओं के लिए काम करते थे और इस घराने में मुगलों का कोई प्रभाव नहीं था। संस्थापक पंडित गोपाल मिश्रा, एक सतरंगिया, प्रतिपादक राजेश मिश्रा और साजन मिश्रा। इस घराने के महत्वपूर्ण गायक गिरिजा देवी, बख्तावर मिश्र, ठाकुर दयाल मिश्र, राम सेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, अमरदास पशुपतिदास मिश्र आदि हैं। सहारनपुर घराना। सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा ने सहारनपुर घराने की स्थापना की। संत खलीफा वीणा, रबाब और सितार वादक और प्रसिद्ध गायक थे। तानसेन के वंशज निर्मल शाह को अयोध्या के नवाब ने शाह की उपाधि दी थी। इस घराने के प्रमुख गायक बंदे अली खान, बहराम खान, जाकिरुद्दीन खान, मसीरुद्दीन खान, रहीमुद्दीन खान, नसीर मोइनुद्दीन डागर, नसीर अमीनुद्दीन डागर, नसीर जहीरुद्दीन डागर, नसीर फैयाजुद्दीन डागर आदि हैं। फतेहपुर सिकरी घराना। फतेहपुर सिकरी घराना। इस घराने की शुरुआत मुगल बादशाह जहांगीर के काल में जैनू खान और जोरावर खान नाम के दो भाइयों ने की थी। इस घराने के महत्वपूर्ण गायकों में घसीट खां, छोटे खां, गुलाम रसूल खां, गद्दार खां, मदार खां, सैयद खां आदि हैं। घसीट खां इस घराने में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। लखनऊ घराना। इस घराने का विकास अवध की राजधानी लखनऊ में हुआ था। यह ख्याल और ध्रुपद गायन शैली के लिए प्रसिद्ध था। नवाब वाजिद अली शाह संगीत और कला प्रेमी थे। उनके काल को अवध की कला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। इलाहाबाद घराना। यह कोई घराना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कई प्रसिद्ध संगीत हस्तियों का स्थान बना हुआ है। इलाहाबाद की प्रयाग संगीत समिति देश की महत्वपूर्ण संगीत अकादमियों में से एक है। करामतुल्लाह खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। यूसुफ खान और प्रोफेसर लाल जी और यूसुफ खान प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। और रघुनाथ सेठ और हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। जानकी बाई या छप्पन छुरी, केसरी बाई, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम, पंडित राम सेवक मिश्र, शिव सेवक मिश्र, शिव नारायण मिश्र, रामदास मिश्र, सितारा देवी, किशन महाराज आदि इस घराने की प्रमुख गायक हैं। संगीत नाटक अकादमी को देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए 1953 में स्थापित किया गया था। इसका प्रबंधन अकादमी को सामान्य परिषद में निहित है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत कजरी। यह गीत मिर्ज़ापुर में उत्पन्न हुआ है और वह वर्षा के मौसम में गाया जाता है। क्षेत्र अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, पंडित शिवदास मालवी अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा और अखड़ अखाड़ा
अंचल वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद और अवध। गायक मालिनी अवस्थी, उषा गुप्ता, उर्मिला श्रीवास्तव और अजिता श्रीवास्तव प्रसिद्ध कजरी गायिका हैं। चैती, यह विशेष रूप से हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के दौरान गाया जाता है। इसके विषय प्यारे प्रेमियों के बीच चंचल झगड़े और बहस के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसका विषय वियोग का विलाप है, लेकिन यह विरह से कम कामुक है। कहरौआ, कहार जाति का उनकी विवाह के समय का प्रसिद्ध गीत है। नौका झक्कड़, यह नाई समुदाय में बहुत लोकप्रिय है। बंजारा और नजाबा, यह संगीत रात में तेली समुदाय के लिए प्रसिद्ध है। बिरहा, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध संगीत है। यह एक मूड आधारित शैली है जहाँ नवविवाहिताएं अपनी पतियों से अलग होने पर विलाप करती हैं, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए दूर दराज के स्थानों पर जाते हैं। रसिया, यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस लोक शैली का मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के अपनी पत्नी राधा और अन्य ग्वालिनों के प्रति प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है। यह आमतौर पर ब्रज में होली के त्यौहार के दौरान गाया जाता है। नकटा, यह अवध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मोर्सिया शब्द का इस्तेमाल पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत के लिए किया जाता है। यह बहुत गंभीर है और इसके गीत और संगीत की उदास विषय वस्तु शिया मुसलमानों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ पत्नी राधा दिया हुआ है, तो राधा कृष्ण की पत्नी नहीं थी। रागिनी और ढोला, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गज़ल, यह गज़ल एक लोकप्रिय गायन शैली थी जिसे केवल अवध क्षेत्र के शाही दरबारों में प्रदर्शित किया जाता था। यह विभिन्न छंदों को निर्धारित प्रारूप में संयोजित करने की एक प्रणाली है। जब यह जनता के बीच आई तो यह लोकप्रियता में नायाब हो गई। आज इसने रियासतों की सीमाओं को छोड़ दिया है और आम जनता के लिए अधिक सुलभ है। यह एक मधुर गायन शैली है जो मूल रूप से निर्धारित स्वरूपों में छंदों को जोड़ती है। कव्वाली, ये दो या दो से अधिक लोगों द्वारा गाई जाने वाली सूफी संतों की कविताएं हैं, जबकि अन्य लोग एक घेरे में सूफी संत की कब्र के चारों ओर नृत्य करते नजर आते हैं। कव्वाली का संगीत और नृत्य एक ट्रांस जैसी स्थिति की ओर ले जाता है। निर्गुण, ये भक्ति गीत हैं जो निर्गुण परंपरा के संत गाते हैं। महत्व, संगीत उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में बहुत महत्व रखता है और राज्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। विरासत और परंपरा, उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध संगीत विरासत है जो सदियों पुरानी है। यह क्षेत्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सहित कई शास्त्रीय संगीत रूपों का जन्मस्थान और पोषण स्थल रहा है। ठुमरी, दादरा और कजरी जैसी पारंपरिक संगीत शैलियों की उत्तर प्रदेश की संस्कृति में गहरी जड़ें हैं और इनका अभ्यास और जश्न जारी है। त्यौहार और समारोह, संगीत उत्तर प्रदेश में त्योहारों और उत्सवों का एक अभिन्न अंग है। संगीत आवश्यक है, चाहे वह जीवंत होली का त्यौहार हो, दिवाली का शुभ अवसर हो या शादियों का आनंदमय उत्सव हो। इन आयोजनों के दौरान लोक गीत और नृत्य किए जाते हैं, समुदायों को एक साथ लाते हैं और एकता और उत्सव की भावना पैदा करते हैं।
आध्यात्मिक और भक्ति संगीत उत्तर प्रदेश के वाराणसी और अयोध्या सहित कई पवित्र स्थल और तीर्थस्थल हैं। पूजा के अभिन्न अंग भजन, भक्ति गीत और कीर्तन, धार्मिक भजन के साथ संगीत धार्मिक और भक्ति प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संगीतमय भाव आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाते हैं और भक्तों के लिए धार्मिक अनुभव को गहरा करते हैं। लोक संगीत और नृत्य। उत्तर प्रदेश में लोक संगीत और नृत्य रूपों की एक विविध श्रेणी है। प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली और महत्व है। लोक संगीत राज्य में विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथक, रासलीला और चरकुला जैसे लोक नृत्य पारंपरिक संगीत की संगत में किए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक सामंजस्य और पहचान। संगीत उत्तर प्रदेश के विविध समाज के भीतर का एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह सामाजिक बाधाओं को पार करता है और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ता है। लोकगीत और संगीत प्रदर्शन अक्सर सामाजिक संदेश देते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं और स्थानीय आख्यानों को संरक्षित करते हैं। सामूहिक पहचान और सामाजिक सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप। प्रदर्शन कला प्राचीन काल से ही भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा रही है। भित्ति चित्रों, उत्खनित कलाकृतियों, संस्मरणों और गायनों में विभिन्न नृत्य रूपों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ग्रंथों के अनुसार पहला नृत्य नाटक भगवान इंद्र के दरबार में किया गया था। नाट्यशास्त्र व्यापक रूप से सभी प्रदर्शन कलाओं का दस्तावेजीकरण करता है और पाठ के अनुसार कला रूपों को 3 श्रेणियों में वर्णित किया जा सकता है। नृत्य बिना किसी भाव या अभिनय के शरीर का संगीत की ओर गति। नृत्य और अभिनय का संगम। और नाट्य संगीत और नृत्य के साथ संवादों का उपयोग। नृत्य रूपों को मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में किए जाने वाले कई नृत्य रूपों में से कुछ हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मणिपुरी नृत्य मणिपुर। कथक उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। ओडिशा नृत्य ओडिशा। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय नृत्य असम, छऊ पूर्वी भारत, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश वह स्थान है जहाँ कथक कला समृद्ध हुई है। ये भारत के 6 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कथा शब्द जिससे यह नाम बना है का अर्थ है कहानी। इसकी उत्पत्ति उत्तरी भारत में 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुई थी। कथक में हाथों और पैरों और चेहरे के भावों की जटिल भावभंगिमा होती है। वैष्णव पंथ 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से फैल गया था और परिणामी भक्ति आंदोलन ने गीत और संगीत रूपों की एक नई श्रृंखला में योगदान दिया। राधा कृष्ण विषय मीराबाई, सूरदास, नंददास और कृष्णदास की रचनाओं के साथ बेहद लोकप्रिय साबित हुआ। मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र पश्चिमी यूपी में मथुरा में रासलीला का उद्भव एक महत्वपूर्ण विकास था। यह अपने आप में संगीत, नृत्य और कथा को जोड़ती है। रासलीला में नृत्य हालांकि मुख्य रूप से कथाकारों या कहानीकारों के मूल स्वांग और इशारों का विस्तार था, जो मौजूदा पारंपरिक नृत्य के साथ आसानी से मिश्रित हो गया। कथक
अत्यधिक शैलीबद्ध हो गया और हिंदू और मुस्लिम दोनों दरबारों में मनोरंजन का एक परिष्कृत रूप माना गया। मुसलमानों के अधीन नृत्य और भाव पर अधिक बल दिया जाता था, जो नृत्य को सुंदर, अभिव्यंजक और कामुक आयाम देता था। कथक हिंदुस्तानी या उत्तरी भारत के संगीत से जुड़ा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। एक दूसरे को सहारा और प्रोत्साहन देते हुए ये दोनों एक साथ आगे बढ़े हैं। शरीर का वजन समान रूप से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ बटा होता है। पैरों का पूर्ण संपर्क प्रमुख महत्व का है, जहाँ केवल पैर की अंगुली या पैर की एड़ी का उपयोग किया जाता है। उनका कार्य सीमित होता है। शरीर के ऊपरी या निचले हिस्से में कोई विक्षेपण या तीव्र झुकाव अथवा वक्र का उपयोग नहीं होता है। धड़ का लय रीढ़ की हड्डी या ऊपरी छाती या कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों के प्रहसन यानी कि मैनिपुलेशन के स्थान पर कंधे की रेखा के परिवर्तन से उदित होती है। मूल मुद्रा में नर्तक सीधा खड़ा होता है, एक हाथ को सिर से ऊंचे स्तर पर रखता है और दूसरा हाथ कंधे के स्तर पर फैला हुआ होता है। तकनीक का निर्माण कदमों के उपयोग, फुटवर्क की एक जटिल प्रणाली के उपयोग द्वारा किया गया है। शुद्ध नृत्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ जटिल लयबद्ध प्रतिरूप पैरों के एक समान उपयोग के माध्यम से बनाए जाते हैं तथा नर्तक द्वारा पहनी जाने वाली नूपुर घुंघरू के स्वर को नियंत्रित करते हैं। भरतनाट्यम ओडिसी एवं मणिपुरी की भांति कथक भी लय की इकाइयों को मिलाकर अपने शुद्ध नृत्य तारतम्यता का निर्माण करता है। कथक हिंदुस्तानी या उत्तरी भारत के संगीत से जुड़ा एक मात्र शास्त्रीय नृत्य है। एक दूसरे को सहारा और प्रोत्साहन देते हुए ये दोनों एक साथ आगे बढ़े हैं। कुछ प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं शंभू महाराज, सुंदर प्रसाद, मोहन राव कल्याणपुरकर, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, रोशन कुमारी, रोहिणी भाटे। लोक नृत्य के अन्य रूप जो पूरे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं और कई अवसरों पर किए जाते हैं, जो कई धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर किए जाते हैं, उनमें शामिल हैं रामलीला। रामलीला एक नाट्य नृत्य रूप है जो रामायण की महाकाव्य कहानी का वर्णन करती है। उत्तर प्रदेश अपने विस्तृत रामलीला प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में नृत्य नाटक में विभिन्न पात्र, रंगीन वेशभूषा और ऊर्जावान नृत्य कला शामिल होती है। रामलीला भगवान राम के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व और शिक्षाओं को प्रदर्शित करती है। समुदाय के भीतर एकता, धार्मिकता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। रासलीला रासलीला एक भक्ति नृत्य नाटिका है जो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में उत्पन्न हुई। विशेष रूप से मथुरा में इसमें भगवान कृष्ण और गोपियों, चरवाहे लड़कियों के बीच शाश्वत प्रेम को दर्शाया गया है। रासलीला प्रदर्शनों में नृत्य की जटिल भाव भंगिमाएँ, पारंपरिक वेशभूषा और भावपूर्ण संगीत शामिल हैं। यह नृत्य रूप न केवल मनोरंजन करता है बल्कि भगवान कृष्ण और उनकी दिव्य लीला से जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी कायम रखता है। नौटंकी मिमिक्री का एक रूप। नकल मिमिक्री और नृत्य का मिश्रित रूप। पंडित बिरजू महाराज, जन्म तिथि 4 फरवरी 1938, जन्मस्थान हंडिया, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश राज। वह कथक नृत्य के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक और ध्वजवाहक थे। श्री अच्छन महाराज के इकलौते पुत्र और शिष्य थे
और दुनिया भर में भारतीय कथक नृत्य का जाना पहचाना चेहरा था। उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान कई देशों में प्रदर्शन किया। एक महान शास्त्रीय नर्तक होने के अलावा बिरजू महाराज ठुमरी, दादरा, भजन और गज़ल पर एक मजबूत पकड़ रखने वाले एक अद्भुत गायक भी थे। वह न केवल एक कथक नर्तक थे बल्कि एक संवेदनशील कवि और मोहक वक्ता भी थे। उन्होंने 7 साल की उम्र में अपना पहला प्रदर्शन किया था। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य चरकुला। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक अभिन्न अंग है। चरकुला नृत्य शुभ दिनों में किया जाता है, मुख्य रूप से होली के तीसरे दिन, जब राधा का जन्म लोकप्रिय मान्यता के अनुसार हुआ था। लंबी स्कर्ट और रंगीन ब्लाउज में लड़कियां अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती हैं। कलाकार नृत्य करते समय अपने सिर पर एक बड़ा गोलाकार लकड़ी का पिरामिड रखते हैं। इन लकड़ी के पिरामिडों में 108 दीप जलते हैं। चरकुला नृत्य की उत्पत्ति के साथ कई व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं। ये नृत्य लोकप्रिय हिंदू भगवान कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं। कृष्ण और उनकी पत्नी राधा को समर्पित गीत रसिया की ताल पर नृत्य करती हैं। एक दार्शनिक के अनुसार राधा की माता अपने सिर पर चरखा या तेल का दीपक लेकर राधा के जन्म की खबर देने के लिए बाहर दौड़ी। इस नृत्य के जन्म से जुड़ी एक अन्य कथा कृष्ण की गोवर्धन लीला की कहानी पर आधारित है, जहां उन्होंने ग्रामीणों को बारिश के देवता इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठाया और अपनी उंगली पर धारण किया। मयूर नृत्य राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग से निर्मित है। इसमें राधा कुछ दिनों से कृष्ण से बिछड़ने के बाद कृष्ण के लिए तरस रही है। मोर कुटी मंडप में मोर को देखकर खुद को सांत्वना देने का फैसला करती हैं, जिनके पंख कृष्ण अपने मुकुट पर पहनते हैं। रसिया, यह नृत्य रूप राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ है और होली जन्माष्टमी के दौरान और ब्रज भूमि का सम्मान करने के लिए रचनाएं लोकप्रिय रूप से गाई जाती हैं। इस पवित्र भूमि पर कृष्ण के पदचिन्ह भी दिखाई देते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य होली या फाग, यह वसंत के मौसम में गाया जाता है और यह एक रोमांटिक और कामुक नृत्य है। कजरी, यह मानसून के मौसम के दौरान किया जाता है। सोहर, यह बच्चे के जन्म के अवसर पर किया जाता है। राय, यह नृत्य महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है। पुरुष भी दशहरा करते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य धोबिया, यह नृत्य धोबी जाति द्वारा किया जाता है, जहां एक नर्तक धोबी बनता है और दूसरा एक गधा होता है। नटवारी, यह लोकप्रिय नृत्य रूपी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों और यादवों के बीच लोकप्रिय है। यह संगीत और नक्कर की ताल पर खेल की मुद्राओं में किया जाता है। दादर, यह उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित नृत्य शैली है। परंपरागत रूप से दादर हमेशा से ही एक कामुक नृत्य शैली रही है। दादर इस नृत्य की एक अनूठी शैली है, जहां गायक कलाकारों को मंच पर नाचते और लिप सिंक करते हुए प्लेबैक देते हैं। ज़्यादातर समय दादरा का विषय शादी और यौन आनंद के इर्द गिर्द घूमता है।
अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। जोगिनी साधु के इस रूप को एक पुरुष नर्तक और एक महिला नर्तकी द्वारा सामूहिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य के इस रूप में पुरुष और महिलाएं ऋषि के रूप में कपड़े पहनते हैं। कलाबाजी इस नृत्य शैली के दौरान नर्तक मोरबाज वाद्य यंत्र बजाते हैं और कच्ची घोड़ी पर बैठते हैं। ढेडिया इस तरह के नृत्यों में नर्तक अपने सिर पर दीपों से भरी थाली लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य रूप राज्य की संस्कृति और विरासत में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे क्षेत्र की कलात्मक विविधता को प्रदर्शित करते हैं और उत्तर प्रदेश के सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पहलुओं को दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति और विरासत को इन नृत्य रूपों के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, आने वाली पीढ़ियों को दिया जाता है और धरोहर के रूप में संजोया जाता है। नृत्य लोगों को जोड़ने, कहानियों और भावनाओं को व्यक्त करने और उत्तर प्रदेश की पहचान को परिभाषित करने वाले मूल्यों और परंपराओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय कथक संस्थान इसकी स्थापना 1989 में भारत के सांस्कृतिक विभाग द्वारा लखनऊ में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है। यह संस्था संगीत के विभिन्न घरानों को राष्ट्रीय मंच पर प्रोत्साहित करता है। यह संस्थान कई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश की भाषाएं। उत्तर प्रदेश भारत में भाषाई रूप से विविध राज्य है। इसके विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं मुख्य रूप से भाषाविद विश्लेषकी द्वारा दो विशिष्ट क्षेत्रों, मध्य और पूर्वी इंडो आर्यन भाषाओं हैं। यह प्रभाव मध्यकालीन युग के दौरान जोड़े गए पुराने इंडो आर्यन संप्रदाय के प्राकृत से लिया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। हिंदी। उत्तर प्रदेश में राजकीय राजभाषा और प्रशासनिक उपयोग के लिए मुख्य रूप से हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर मानक बोलचाल की भाषा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह राज्य की आधिकारिक भाषा है और इसका उपयोग प्रशासनिक, शैक्षणिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि पर आधारित हिंदी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बोली जाने वाली, समझी जाने वाली और पढ़ाई जाने वाली प्राथमिक भाषा है। ब्रज, खड़ी बोली और अवधी हिंदी की बोलियां हैं। कुछ प्रसिद्ध लेखकों में मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य और भाषा के विकास के लिए काम किया। उर्दू इसे 1989 में अधिनियम में संशोधन के माध्यम से राजभाषा अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। नस्तालिक लिपि के व्यापक उपयोग ने उर्दू को हिंदी के साथ बोली जाने वाली और लिखित उप संप्रदाय के रूप में जन्म दिया। उर्दू फारसी अरबी लिपि में लिखी जाती है। इसका उपयोग साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उर्दू बोलने का श्लखन-विश तरीका उच्चतम और सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक रूप और मूल्य माना जाता है। उर्दू उत्तर प्रदेश में एक और प्रमुख भाषा है, खासकर लखनऊ और अलीगढ़ जैसे शहरों में। इसका फारसी और अरबी से ज़्यादा प्रभाव है और यह मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। अवधी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली एक क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें लखनऊ, फैजाबाद और अयोध्या जैसे शहर शामिल हैं। अमीर खुसरो
जैसे अतीत के सूफी संतों द्वारा प्रमुखता से उपयोग की जाने वाली अवधि जो उर्दू और खड़ी बोली हिंदी का मिश्रण है, अब जनता की भाषा है। विशेष रूप से अवध, लखनऊ में और आसपास के ग्रामीण लोक में यह अपनी समृद्ध साहित्यिक विरासत के लिए विख्यात है और प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास की भाषा थी, जिन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस लिखा था। अवधी की अपनी विशिष्ट बोलियां हैं और यह हिंदी से निकटता से संबंधित है। भोजपुरी भोजपुरी हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तक ही सीमित है। इसका एक प्रमुख सांस्कृतिक आधार है और इसका संगीत, नृत्य और सिनेमा भाषा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित शैली में है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। ब्रज भाषा, यह ब्रज भूमि में प्रयुक्त प्राथमिक भाषा है जो भगवान राधा कृष्ण की भूमि है। यह गेय और लगभग संगीतमय भाषा मथुरा वृंदावन बेल्ट के लोगों के लिए विशिष्ट है। अमीर खुसरो इस बोली के प्रसिद्ध कवि थे। बुंदेली, यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक इंडो आर्यन भाषा है। यह केंद्रीय इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित है और पश्चिमी हिंदी उपसमूह का हिस्सा है। यह लगभग ब्रज भाषा के समान है और झांसी और हमीरपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी, यह मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। यह एक इंडो आर्यन भाषा भी है। भारत की प्रमुख भाषाएं, भारत विभिन्न क्षेत्रों में कई भाषाओं के साथ एक भाषाई रूप से विविध देश है। यहाँ भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। हिंदी भारत में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य करता है। यह मुख्य रूप से हिंदी पट्टी क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। बंगाली मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में बोली जाती है और भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा भी है। बंगाली अपने समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। तेलुगु मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के दक्षिणी राज्य और पड़ोसी राज्य तेलंगाना में बोली जाती है। यह सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली द्रविड़ भाषाओं में से एक है और इसकी एक समृद्ध साहित्य, फिल्म और संगीत परंपरा है। मराठी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है और राज्य की आधिकारिक भाषा है। साहित्य, रंगमंच और सिनेमा में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र में स्थित है। तमिल, यह दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में भी बोली जाती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और इसकी जीवंत साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा है। उर्दू फारसी और अरबी प्रभाव वाली एक भाषा है और भारत में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में इसकी मजबूत उपस्थिति है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में उर्दू भी शामिल है। गुजराती मुख्य रूप से गुजरात में गुजराती समुदाय द्वारा बोली जाती है। इसकी एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है जो अपने व्यापारिक समुदाय की उद्यमशीलता की भावना के लिए जानी जाती है।
कन्नड़ मुख्य रूप से दक्षिणी राज्य कर्नाटक में बोली जाती है और सबसे पुरानी द्रविड़ भाषाओं में से एक है। साहित्य, संगीत और सिनेमा में इसकी मजबूत उपस्थिति है। मलयालम दक्षिणी राज्य केरल की आधिकारिक भाषा है। इसकी एक अनूठी पटकथा है और यह अपने व्यापक साहित्य और फिल्म उद्योग के लिए जानी जाती है। पंजाबी मुख्य रूप से पंजाब में बोली जाती है और दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में कई लोगों द्वारा बोली जाती है। यह अपनी जीवंत संस्कृति, लोक संगीत और धार्मिक परंपराओं के लिए विख्यात है। ये भारत में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। देश अपनी भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हुए 22 आधिकारिक भाषाओं और कई क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को मान्यता देता है। उत्तर प्रदेश का साहित्य। उत्तर प्रदेश के भाषा और साहित्य का लंबा इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश के साहित्यिक स्रोतों के आश्चर्यजनक योगदान की व्यापक विविधता और समृद्धि प्राचीन काल से चली आ रही है। शिक्षा और धार्मिक विचारों में दिग्गजों को इकट्ठा करने के लिए प्राचीन दुनिया का एक प्रमुख केंद्र वाराणसी ने सदियों से हमेशा विभिन्न विषयों पर बहस में भाग लेने और दार्शनिक द्वंद्वात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विचारकों को आकर्षित किया है। इस तरह की समृद्ध शिक्षा के लिए इसकी प्रवृत्ति ने इसे हिंदू महाकाव्यों के संस्कृत में ग्रंथों जो राज्य में लिखे गए थे और पुराणों जिनमें से कुछ इस क्षेत्र में भी लिखे गए थे के साथ साथ हिंदू और बौद्ध साहित्य के कई आदरणीय ग्रंथों में उच्च स्थान दिया है। उत्तर प्रदेश का वीर तुलसीदास, सूरदास और केशवदास की भूमि है। अन्य दिग्गज अपने समृद्ध विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे कि अश्वघोष, बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर, वाकपति, भवभूति, राजशेखर, लक्ष्मीधर, श्रीहर्ष और कृष्ण मिश्रा, जो उस समय के राजाओं के दरबार में प्रमुख विद्वान थे। वाराणसी प्राचीन काल में साहित्य का प्रमुख केंद्र था। इलाहाबाद, ब्रज क्षेत्र, अवध और बुंदेलखंड अन्य क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश भाषा परंपरा का धनी है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिंदुस्तानी ब्रजभाषा, अंग्रेजी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, बुंदेली और कन्नौजी राज्य की प्रमुख भाषाएं और बोलियां हैं। नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्यिक परंपराओं को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उर्दू शायरी के क्षेत्र में अग्रणी दिग्गज उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की सूची समृद्ध करते हैं। फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, मजाज लखनवी, कैफी आज़मी, अली सरदार जफरी, शकील बदायूनी और निदा फाजली। उर्दू साहित्य में गज़ल, नज़्म और शायरी शामिल हैं। प्रमुख संस्कृत दार्शनिक व्यास, बाणभट्ट, दिवाकर और अश्वघोष हैं। संस्कृत साहित्य के केंद्र वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और गोरखपुर हैं। हिंदी साहित्य का 4 व्यापक वर्गीकरणों में उल्लेख किया गया है: वीर गाथा, रीति कविता, भक्ति कविता और आधुनिक साहित्य। हिंदू धर्म के जुड़वा संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। तुलसीदास, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। सूरदास, सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, कबीरदास, दोहे और बीजक। भारतेंदु, भारत दुर्दशा, सत्य और हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र मुझे लग रहा है। जयशंकर प्रसाद, कामायनी और स्कंदगुप्त, महादेवी वर्मा, नीरजा रश्मि, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मैथिली शरण गुप्त, साकेत भारत भारती, मुंशी प्रेमचंद, 800 कहानियाँ, 13 नॉवेल्स,
धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। उत्तर प्रदेश के साहित्य और भाषा को बढ़ावा देने वाले संस्थान: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, हिंदुस्तानी अकादमी, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। भाषा और साहित्य का महत्व: भाषा मानव संचार, संस्कृति और पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के महत्व को उजागर करने वाले कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। संचार: भाषा व्यक्तियों और समुदायों के बीच संचार का प्राथमिक साधन है। यह हमें सामाजिक संपर्क, सहयोग और समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे विचारों, भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। प्रभावी संचार संबंधों के निर्माण, संघर्षों को सुलझाने और ज्ञान और सूचना साझा करने के लिए आवश्यक है। संस्कृति और पहचान: भाषा संस्कृति से निकटता से जुड़ी हुई है और सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और विरासत को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करती है। इसमें एक समुदाय की सामूहिक स्मृति और ज्ञान होता है जो इसके अनूठे रीति रिवाजों, विश्वास और वैश्विक दृष्टि को दर्शाता है। भाषा व्यक्तिगत और समूह की पहचान का अभिन्न अंग है। यह आकार देती है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास: विशेष रूप से जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा अधिग्रहण और प्रवीणता, स्मृति, तर्क, समस्या को सुलझाने और महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं को बढ़ाती है। यह विभिन्न डोमेन में सीखने, बौद्धिक विकास और ज्ञान प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षा: भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यह ज्ञान के संचरण को सक्षम बनाता है, सीखने की सुविधा देता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए व्यक्ति को सशक्त बनाता है। शिक्षा की भाषा में प्रवीणता अकादमिक सफलता और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। आर्थिक अवसर: भाषा प्रवीणता व्यक्तियों को वाणिज्य और रोजगार से अभिन्न रूप से सक्षम बनाकर आर्थिक अवसरों को खोलती है। एक वैश्वीकृत दुनिया में बहुभाषी व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में लाभ होता है जिनके लिए क्रॉस सांस्कृतिक संचार की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के सामाजिक रीति रिवाज: भारत में सांस्कृतिक रूप से विविध राज्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में भिन्न हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ सामान्य सामाजिक रीति रिवाज हैं। अभिवादन और सम्मान: उत्तर प्रदेश पारंपरिक शिष्टाचार और बड़ों के प्रति सम्मान को महत्व देता है। हाथ जोड़कर दूसरों का अभिवादन करना और सम्मान के संकेत के रूप में नमस्ते या प्रणाम कहना प्रथागत है। छोटे लोग अक्सर सम्मान के भाव के रूप में अपने बड़ों के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। त्योहार और समारोह: उत्तर प्रदेश में कई त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। दिवाली, होली, नवरात्रि और ईद उल फितर जैसे प्रमुख त्योहार धार्मिक उत्सव और सामुदायिक समारोहों के साथ मनाए जाते हैं। यह अवसर लोगों को एकजुट करते हैं, सामाजिक बंधन को बढ़ावा देते हैं और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली: संयुक्त परिवार प्रणाली उत्तर प्रदेश के कई भागों में प्रचलित है। इसमें कई पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे रहती हैं और जिम्मेदारियों को साझा करती हैं। परिवार के बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया जाता है
और वे निर्णय लेने और पारिवारिक मामलों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। शादियाँ। उत्तर प्रदेश में शादियाँ भव्य आयोजन हैं और इसमें कई रीति रिवाज और रस्में शामिल हैं। अरेंज मैरिज अभी भी आम बात है और दूल्हा और दुल्हन के परिवार मैच मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सगाई समारोह, मेहंदी लगाना, संगीतमय रात और विस्तृत विवाह समारोह जैसे अनुष्ठान देखे जाते हैं। लैंगिक भूमिकाएं और महिलाओं का सम्मान। उत्तर प्रदेश में अक्सर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं देखी जाती हैं, जिसमें पुरुष आमतौर पर कमाने वाले की भूमिका निभाते हैं और महिलाएं घर के कामों और परिवार के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। हालांकि लैंगिक समानता पर जोर दिया जा रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी शिक्षा और कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आतिथ्य सत्कार। उत्तर प्रदेश की संस्कृति में गहराई से निहित है। मेहमानों के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है और उन्हें भोजन, पेय और आरामदायक आवास की पेशकश की जाती है। मेहमानों की अच्छी तरह से सेवा करना और उनके ठहरने के दौरान उनकी सुविधा सुनिश्चित करना एक कर्तव्य माना जाता है। बड़ों का सम्मान और अधिकार। उत्तर प्रदेश में बड़ों, शिक्षकों और अधिकारियों के सम्मान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। छोटे व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्मान दिखाएं और अपने बड़ों से मार्गदर्शन लें। शिक्षक सम्मान की स्थिति रखते हैं और छात्र उनके पैर छूकर या उन्हें सम्मानजनक उपाधियों से संबोधित करके सम्मान दिखाते हैं। धार्मिक प्रथाएं। उत्तर प्रदेश अपनी विविधता और विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है। लोग प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और अन्य पूजा स्थलों पर जाते हैं। वाराणसी और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थल अत्यधिक महत्व रखते हैं और देश भर में भक्तों को आकर्षित करते हैं। ये सामाजिक रीति रिवाज उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रीति रिवाज क्षेत्रीय और समुदाय विशिष्ट प्रथाओं के आधार पर राज्य के भीतर भिन्न हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से अपनी विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। हालांकि इसमें अनुसूचित जातियों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों की एक महत्वपूर्ण आबादी है। यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कई अलग अलग जनजातीय समुदायों का घर नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ आदिवासी समूह निवास करते हैं। तथ्य। उत्तर प्रदेश के जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का 1.09% है। उत्तर प्रदेश की जनजातीय आबादी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 11,34,273 है। सोनभद्र एसटी आबादी का उच्चतम प्रतिशत है। इसके बाद ललितपुर, देवरिया और बलिया है। बागपत और कन्नौज में एसटी आबादी का सबसे कम प्रतिशत है। इसके बाद बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर है। यहाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं। अगरिया। भारत के अनुसूचित जनजातियों में से एक अगरिया लोग हैं, जो मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में रहते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान मिर्ज़ापुर के आसपास इस जनजाति के लोग लोहे के खनन में शामिल थे। इस जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, अगरिया भाषा और छत्तीसगढ़ी हैं। आहरिया। ये भारत के लोगों का एक जनजाति समुदाय है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बोली जाती है।
पाए जाते हैं। लगभग 1,40,000 की कुल संख्या, इनमें से अधिकांश लोग मुख्य रूप से हिंदी बोलते हैं क्योंकि वे हिंदू धर्म को मानते हैं। बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यह जनजाति में नाहर, बिझवार, नरोटिया, कढ़, भैना, राय भैना जैसी उपजातियां भी हैं। यह जनजाति जंगल में स्थानांतरित कृषि करती है। वे बेवर खेती में विश्वास करते थे। भोक्सा भोक्सा उत्तर प्रदेश जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ये लोहे के काम में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं और पारंपरिक रूप से लोहे के उपकरण और औजार बनाने में शामिल हैं। मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहने वाले भोक्सा लोग स्वदेशी लोग हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। वे बक्सा भाषा बोलते हैं जिसकी तुलना राणा थारू से की जा सकती है। वे अपनी सभी धार्मिक गतिविधियों के लिए ब्राह्मण पुजारियों का उपयोग करते हैं और शाकुंभरी देवी की, आदिवासी देवी की पूजा करते हैं। उनमें से अधिकांश खेती में शामिल हैं और कई उनके द्वितीयक व्यवसाय के रूप में पर्वत गाइड के रूप में काम करते हैं। भिंड जनजाति उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और अन्य पिछड़ी जाति से संबंधित है। यह समुदाय सिम्हा समुदाय से संबंधित होने का दावा करता है और बिहार में बिन सहित अन्य जातियों से अलग हैं। वे मध्य भारत में स्थित विंध्य पहाड़ियों से निकलती हैं। चेरो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में पाया जाने वाला चेरो एक अनुसूचित जनजाति है, एक ऐसा समुदाय जो मूल रूप से चंद्रवंशी राजपूत होने का दावा करता है। इस जनजाति के कुछ अन्य सदस्य नागवंशी हैं। वे उन आदिवासी समुदायों में से एक हैं जो कोल और भर जैसे उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों के निवासी हैं। उन्होंने बिहार के उत्तरी भागों पर तब तक शासन किया जब तक कि राजपूतों ने उनका विस्थापन नहीं किया। अब वे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो मुजफ्फरपुर से प्रयागराज तक फैले हैं। वे चौधरी और महतो में विभाजित हैं। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है और उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। ये कृषि और वन आधारित आजीविका में व्यस्त है। घसिया परंपरागत रूप से घसिया शब्द का अर्थ घास काटने वाला होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के कई आदिवासी समुदायों में से एक हैं। उनके दावों के अनुसार वे मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले से चले गए और किसी समय वे शासक थे, लेकिन जब से उन्होंने अपना शासन खो दिया उन्होंने खेती शुरू कर दी। जौनसारी इस जनजाति का नाम उत्तर प्रदेश के बावर क्षेत्र से लिया गया है। इसमें ब्राह्मण और राजपूत जैसे विभिन्न समूह शामिल हैं। इस जनजाति की भाषा इंडो आर्यन है। वे महासु देवता की पूजा करते हैं। कोल जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जनजातियों में से एक है और मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर जिलों में पाई जाती है। ये टोकरी बुनाई में अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल के लिए जाने जाते हैं और पारंपरिक रूप से बांस और बेंत की टोकरियों के उत्पादन में शामिल हैं। खरवार जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। यूपी की ये जनजातियाँ मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में लगी हुई हैं। कोरवा
झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली एक अनुसूचित जनजाति है। वे आर्थिक और सामाजिक रूप से गरीब समुदाय हैं। उन्हें अपने उत्थान के लिए भारत सरकार से कई सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यूपी में इस समुदाय को 4 उपसमूहों बांध कोरवा, अगरिया कोरवा, पहाड़ी कोरवा और डीह कोरवा में विभाजित किया गया है। परहिया परहिया हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। परहिया नाम की उत्पत्ति गोंडी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है वन जलाने वाले। परंपरागत रूप से वे स्लैश और वर्ण कृषि तकनीकों का अभ्यास करते रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ पहाड़ी निवासी हैं। वे राज्य में कई अन्य जनजातियों की तरह ही विंध्य पर्वत की तलहटी में रहते हैं। वे हिंदी बोली बोलते हैं। शहरिया जनजाति, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। उन्हें बनवत, रावत, सोरीन और बरखा भी कहा जाता है। शहरिया नाम की उत्पत्ति हिंदी शब्द शहरा से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल, और इस प्रकार शहरिया का अर्थ है जंगल के निवासी। इस समुदाय का विभाजन लोधी, सनौना, सोलंकी, बगोलिया आदि विभिन्न गोत्रों में किया जाता है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। वे मुख्य रूप से राज्य के तराई क्षेत्र में रहते हैं, जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। थारुओं को अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। वे परंपरागत रूप से कृषि करते हैं और जंगलों से उनका गहरा संबंध है। राजी जनजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में रहती है, मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में। वे विशिष्ट भाषा और संस्कृति प्रथाओं वाली एक छोटी जनजाति हैं। ऐतिहासिक रूप से राजी लोग निर्वाह कृषि, शिकार और संग्रह करने में लगे हुए हैं। थारू तराई क्षेत्र, जौनसार क्षेत्र, राजी सोनभद्र क्षेत्र, बुक्सा तराई क्षेत्र, खोंड सोनभद्र क्षेत्र, अगरिया सोनभद्र क्षेत्र, कोरवा मिर्ज़ापुर क्षेत्र, बैगा चित्रकूट, गोंड सभी पूर्वी क्षेत्र, कोल चित्रकूट, खरवार सोनभद्र गाजीपुर बलिया, उरांव कुरुख सोनभद्र, संथाल संत कबीर नगर गोरखपुर, ठाकुर राजभर सोनभद्र क्षेत्र, वन गुर्जर उत्तराखंड यूपी, पासी पूरे यूपी में, शहरिया सोनभद्र क्षेत्र में, बेदिया मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, नट पूरे यूपी में, कोड़ी पूरे यूपी में, वाल्मीकि पूरे यूपी में। उत्तर प्रदेश में जनजातियों की समस्याएं। भारत के अन्य भागों की तरह उत्तर प्रदेश में भी जनजातियों को कई चुनौतियों और मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं। भूमि अधिकार और विस्थापन। जनजातियां अक्सर अपने पारंपरिक भूमि अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए संघर्ष करती हैं। विकास परियोजनाएं, औद्योगिकरण और शहरीकरण अक्सर जनजाति समुदायों के विस्थापन के लिए पर्याप्त मुआवजे या वैकल्पिक आजीविका विकल्पों के बिना होता है। सामाजिक आर्थिक हाशिए पर। सामाजिक आर्थिक हाशिए पर उत्तर प्रदेश में कई जनजातियां सामाजिक आर्थिक पृथक्करण का सामना करती हैं, और जिसमें गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी, सीमित रोजगार के अवसर और उनकी आदिवासी बस्तियों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा शामिल है। शिक्षा तक सीमित पहुंच। उत्तर प्रदेश में जनजातीय समुदायों के पास अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच होती है। भौगोलिक दूरस्थता, उचित बुनियादी ढांचे की कमी, सांस्कृतिक बाधाएं और गरीबी जैसे कारक उनके शैक्षिक अवसरों में बाधा डालते हैं और आदिवासी बच्चों के बीच उच्च ड्रॉप आउट दर में योगदान करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी असमानताएं।
उत्तर प्रदेश में जनजातियां स्वास्थ्य असमानताओं का अनुभव करती हैं, जिनमें अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच की कमी, कुपोषण का उच्च प्रसार और स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं और सेवाओं के बारे में सीमित जागरूकता शामिल है। भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार। जनजातियों को उनकी जाति और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर मुख्यधारा की समाज में पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और स्वीकृति की कमी का सामना करते हैं, जो उनके सामाजिक और आर्थिक एकीकरण को बाधित करता है। पारंपरिक आजीविका का नुकसान। जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आजीविका जैसे कि कृषि, वन आधारित गतिविधियां और पारंपरिक शिल्प अक्सर भूमि उपयोग, पर्यावरणीय गिरावट और सरकारी नीतियों में बदलाव से खतरे में पड़ जाते हैं। इससे उनकी सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक आत्मनिर्भरता का नुकसान होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करता है, समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करता है, भेदभाव का मुकाबला करता है और आदिवासी समुदायों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। आदिवासियों की समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल, वन बंधु कल्याण योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश में आदिवासी समुदायों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। जनजातीय उप योजना। जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जनजातीय उप योजना के तहत विशिष्ट धनराशि आवंटित की है। इन निधियों का उपयोग विभिन्न विकास कार्यक्रमों और जनजातियों को लक्षित योजनाओं के लिए किया जाता है। कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रम। सरकार ने जनजातियों की रोजगार क्षमता और आय सृजन को बढ़ाने के लिए कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों के भूमि और वन अधिकारों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है। शिक्षा पहल। सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए पहल की है। इन पहलों में आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों, आश्रमशालाओं की स्थापना, छात्रवृत्तियां और जनजातीय छात्रों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा। सरकार ने जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की स्थापना, मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों का प्रावधान और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं पर जागरूकता अभियान शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और उनके समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। हालांकि इन पहलों की प्रभावशीलता भिन्न हो सकती है और उनके सफल कार्यान्वयन और जनजातीय समुदायों पर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों की आवश्यकता है। भारत की जनजातियाँ। जनजातीय जनसंख्या के वितरण और विविधता के आधार पर भारत को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो नीचे दिए गए हैं। उत्तरी क्षेत्र।
जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उप हिमालयी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की जनजातियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। वे लाहुल, लेप्चा, भूटिया, थारू, बक्सा, जौनसारी, खम्पा, भोक्सा, गद्दी, बकरवाल, गुर्जर और कनौता, उन सभी में मंगोलियाई नस्लीय समूह की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र की जनजातियों की प्रमुख समस्याएं पहुंच, संचार की कमी, गरीबी, अशिक्षा और भूमि अलगाव है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातियों के हैं। प्रमुख आदिवासी समूह हैं मिजोरम, लुसाई, कुकी, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। नागालैंड, नागा, कुकी, मिकिर और गारो। मेघालय, गारो, खासी और जयंतिया। सिक्किम, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू, तमांग। त्रिपुरा, चकमा, गारो, खासी, कुकी, लुसाई, लियांग और संथाल। अरुणाचल प्रदेश, डफला, खम्पति और सिंगफो। असम, बोडो, कचहरी, मिकिर, कार्बी, लालुंग और हाजोंग। मणिपुर, मैती, पंगल, नागा जनजाति और कुकी। औपनिवेशिक शासन के दौरान मिशनरी गतिविधियों के कारण इन जनजातियों में साक्षरता और ईसाई धर्म में रूपांतरण की दर बहुत अधिक है। मध्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जनजातियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां गोंड, लेप्चा, बैगा, मारिया और अबुझ मारिया है। वे बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के मंडला जिले और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में केंद्रित हैं। दक्षिणी क्षेत्र, ये मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट की जनजातियां हैं जिनका विस्तार 20 डिग्री अक्षांश के दक्षिण की ओर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी तमिलनाडु और केरल की जनजातियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नीलगिरी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां टोडा, मोपला, कोटा और बड़गा हैं। इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख जनजातियां कुरुम्बा, कादर, पनियान, चेंचू, अल्लार, नायक, कोल्लम और चेट्टी हैं। पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। उड़ीसा की जनजातियां जुआंग, खारिया, खोंड और भूमिज हैं। झारखंड की जनजातियां मुख्य मुंडा, उरांव, सोरिया, संथाल हो और बिरहोर हैं। वे आष्टिक भाषा परिवार के हैं और कोल और मुंडा भाषा बोलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र, ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा की उप जनजातियाँ हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ भील, गरासिया, मीरा, बंजारा, सांसी और सहरिया हैं। गुजरात के महादेव, कोली, बाली और डबला हैं। मध्य प्रदेश की जयंती हैं। द्वीप क्षेत्र, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह की जनजातियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अंडमान और निकोबार की प्रमुख जनजातियां सोमपिन, ओंगे, जारवा और सेंटीनली हैं। धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। वे नेग्रिटो नस्ली समुदाय से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचित जातियां अगरिया, बैसवार, बंगाली, बावरिया, भुइया, चेरो, बरवार, बसोर, बेलदार, भाटू, बोरिया, चमार, धनगर, डोमर, गोंडी पीपुल, कंजर, खरोट, धानुक, धरकार, धोबी, डोम्बा, घरामी, कोरी, मजहबी सिख, पासी, शुहरिया, वाल्मीकि, नट, पासवान, मझवार, परहिया, पत्थरकट, तुरहिया, बजगी, बसफोर, बेदिया, भुयार, लाल बेगी, कोरवा, घसिया, कालाबाज, खैरहा, हबुरा, कपरिया, हेला जाटो, पतारी, तियर, संसिया, मुशहर, खरवार। जाटो यह चमार जातियों से संबंधित एक सामाजिक समूह है
जो भारत के अछूत समुदाय में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जाटो समुदाय में राज्य की कुल अनुसूचित जाति की आबादी का 54% हिस्सा है। उनमें से अधिकांश बौद्ध बन गए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश हिंदू धर्म का पालन करना जारी रखते हैं। चमार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति समुदायों के अंतर्गत आता है। पेशे से ये चर्मकार और लेदर क्राफ्ट के काम में माहिर हैं। कुछ लोगों ने बुनाई का पेशा अपनाया है। धोबी, इनका पेशा कपड़े धोने से जुड़ा था। यह समुदाय शक्ति से अंतर्विवाही है। वे हिंदी की विभिन्न बोलियां, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी और ब्रज भाषा बोलते हैं। धनुक, इस समुदाय का नाम संस्कृत शब्द धनुष्का से लिया गया है। शब्द का अर्थ बोमन है। यह समुदाय दलित समुदाय के रूप में अधिक सामाजिक भेदभाव का सामना करता है। वे हिंदी की बोलियों का अनुसरण करते हैं और बोलते हैं। भारत के कई अन्य क्षेत्रों की तरह उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित एक जटिल सामाजिक संरचना है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक संरचना के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। जाति व्यवस्था, यद्यपि आधिकारिक तौर पर इसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जाति व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सामाजिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। परंपरागत रूप से समाज को 4 मुख्य जातियों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके अतिरिक्त इन व्यापक श्रेणियों के भीतर कई उपजातियां और समुदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सामाजिक स्थिति और व्यावसायिक भूमिकाएं हैं। ब्राह्मण प्रभुत्व, ब्राह्मणों का ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना में एक प्रमुख स्थान था। मुख्य रूप से उनके ज्ञान, धर्म और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ाव के कारण उन्होंने परंपरागत रूप से समाज में प्रभावशाली पदों पर कब्जा कर लिया है, जैसे पुजारी, विद्वान, शिक्षक और प्रशासक। अन्य उच्च जातियां, ब्राह्मणों के साथ साथ उच्च जातियां जैसे राजपूत, कायस्थ और बनिया व्यापारी जातियां उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव रखती हैं। इन जातियों के पास अक्सर भूमि का स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति और शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच होती है। ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। ओबीसी उत्तर प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत इन जातियों ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना किया है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में यादव, कुर्मी, जाट और कई अन्य समुदाय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक प्रभाव है। दलित, जिन्हें अनुसूचित जाति के रूप में भी जाना जाता है, जाति पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया है। उत्तर प्रदेश में दलितों में चमार, वाल्मीकि और जाटव जैसे समुदाय शामिल हैं। आरक्षण नीतियों, सकारात्मक कार्रवाई और सशक्तिकरण पहलों के माध्यम से सामाजिक असमानता को दूर करने और दलितों के उत्थान के प्रयास किए गए हैं। मुस्लिम समुदाय, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम समुदाय राज्य के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। उत्तर प्रदेश में विविध मुसलमान हैं, जिनमें विभिन्न जातियों और भाषाई समूह शामिल हैं, जैसे कि उर्दू भाषी मुसलमान, अशरफ उच्च वर्ग के मुसलमान और परमानदा मुस्लिम पिछड़े वर्ग के मुसलमान। उनकी अपनी सामाजिक संरचनाएं, धार्मिक प्रथाएं और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। जनजातीय समुदाय, उत्तर प्रदेश कई आदिवासी समुदायों का भी घर है, जो मुख्य रूप से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्रित है।
इन समुदायों जैसे थारू और भोटिया की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और आजीविका पैटर्न हैं। उन्हें अक्सर सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना पड़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक संरचना और गतिशीलता उत्तर प्रदेश के भीतर विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में भिन्न हो सकती है। विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों और सामाजिक सुधारों के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को दूर करने, समावेशिता को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के चल रहे प्रयासों के साथ राज्य की सामाजिक संरचना विकसित हो रही है।